तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने संजय पांडे क्लासेस। आज क्लास 11th में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 1। ठीक है ना? कौन सा लेक्चर? हाँ, लेक्चर नंबर 1 ग्रेविटेशन। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर ये 8 है, लेक्चर नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो माय नेम इज़ शैलेंद्र द्विवेदी। आई टीच फिजिक्स ऑन दिस चैनल एंड इन दिस इंस्टीट्यूट। तो ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन क्या है पहले जानेंगे, बेसिक बातों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि इसमें कंपटीशन में सवाल कैसे आ सकते हैं, किस टाइप के पूछ सकता है और आपकी स्कूल लेवल में एग्ज़ाम में कैसे पूछ सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। स्कूल लेवल में क्या है कि प्रूविंग ज़्यादातर पूछी जाती है, प्रूफ करने की कहानी ज़्यादा होती है इस चैप्टर से। और कंपटीशन के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपटीशन में जो क्वेश्चन इससे बनते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं और लॉजिकल होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल। आप कोई भी चीज़ अगर बता रहे हैं तो किस लॉजिक के तहत आप कह रहे हैं, ठीक है ना, और क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का फिज़िक्स क्या है, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। और किस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं, तो ये सब सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है, सीधा सीधा मतलब होता है अट्रैक्शन। इसका मतलब होता है अट्रैक्शन। ओनली अट्रैक्शन कह लीजिए। ओनली अट्रैक्शन को हम लोग कहेंगे क्या? ग्रेविटेशन, और कुछ नहीं, है ना। ओनली अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशन को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। न्यूटन की कहानी आप लोग जानती होंगी, है ना, कि एप्पल के ट्री के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, है ना, बहुत सारी बातें थी। ऐसा कुछ नहीं है, तो बच्चों को समझाने का एक तरीका है ना। न्यूटन की कहानी ऐसा कुछ है नहीं। कहानी क्या था, वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे। स्टडी तो भाई पढ़ाई तो लिखाई उस समय कर रहे थे। उस समय मैट्रिक पास करना बहुत बड़ी बात होती थी अपने आप में। 10th क्वालिफाई कर लेना बहुत बड़ी बात थी। जब ये सब लॉ बने नहीं थे उस समय जो 10th की पढ़ाई करता था, मैट्रिक की पढ़ाई बोलते थे उसे, तो बहुत बड़ी बात होती थी अपने आप में। न्यूटन डिस्कवरी कैसे की है? अचानक एक एप्पल के ट्री से एक एप्पल गिरा और नीचे आया। उनका कंसंट्रेशन वहाँ पे था, उस एप्पल पे गिरा और नीचे आया। तो उनका कंसंट्रेशन ऐसा था कि पता नहीं क्यों उस एप्पल को नीचे गिरने से वो उसके पीछे जैसे पड़ गए, मानो कि एप्पल गिरा तो नीचे ही क्यों आया। उनके माइंड में एक अचानक सा क्वेश्चन उठा, ये कह लीजिए कहानी ये है। मेनली माइंड में क्वेश्चन आया, जैसे अगर आप कोई सामने बैठे रहिए, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आपने अपने आप से क्वेश्चन कर लिया। बस उसी के पीछे सोचते रहे और सोचते सोचते उसका जो रीज़न, उस समय जो फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे उनसे पूछा गया, तो वो बता नहीं पाए कि अगर कोई भी चीज़ फेंकी जाएगी ऊपर तो वो नीचे आएगी, और कोई चीज़ अगर वहाँ से ऊपर से टूटती है, ड्रॉप करती है, तो नीचे ही हमेशा आएगी। लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए अपने उस क्वेश्चन के आंसर से, जो भी मिलता उनको सेटिस्फाई नहीं होते थे। तो अचानक उन्होंने सडनली कहा कि अर्थ जो है इसको अट्रैक्ट कर रही है। सिर्फ एप्पल को ही नहीं, इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी है जो अर्थ के सराउंडिंग में है, अर्थ के कह लीजिए अर्थ के आसपास में है, बिल्कुल नज़दीक है अर्थ सरफेस के, उन सभी बॉडीज़ को क्या करती है? अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। ठीक है ना, अट्रैक्ट करती है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि केपलर ने उस समय ये भी बताया था कि सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। उस समय केपलर भी थे, तो केपलर ये भी बता रखे थे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है,
किसमें करते हैं वो बात की बात है। न्यूटन ने उसमें भी अपना टांग लड़ा दिया कह लीजिए, कि उन्होंने कहा अगर रिवॉल्व करते तो ठीक है रिवॉल्व करें, लेकिन रिवॉल्व करने का पीछे का जो रीज़न है, जो लॉजिक है, वो फिज़िक्स जो है वो ये कहता है कि सन जो है, जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, इस वजह से जितने प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। मतलब सन का भी एक अट्रैक्शन पावर है उसके पास, जो सभी प्लैनेट्स को अपनी ओर खींच के रखी है, जिसकी वजह से ये सभी क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जो ज़्यादा नज़दीक है वो जल्दी रिवॉल्व कर लेता है, जो बहुत दूर है वो देर में रिवॉल्व करता है, कंप्लीट करता है 1 रिवॉल्यूशन। वो ज़्यादा टाइम टेकन लेता है, टाइम ज़्यादा लेगा वो। इस लॉजिक के तहत उन्होंने एक लॉ दिया। क्या दिया? एक लॉ। न्यूटन ने बता दिया कि हाँ यही चीज़ रियलिटी है, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। और उसके बाद वो एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते चले गए, ठीक है ना। और आज के टाइम पे वो हर जगह जितने भी फिनोमेना डिस्कवरी हुई, सब में उन्होंने अपना लॉ दिया, सब में अपना लॉ दिया, क्योंकि एज अ साइंटिस्ट बन चुके थे, सोचने की कैपेसिटी बढ़ चुकी थी, है ना। तो ठीक है, तो उन्होंने लॉ क्या दिया? उन्होंने कहा कि ऑल बॉडीज जितनी भी बॉडीज हैं इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। सभी बॉडी क्या करती हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। इस यूनिवर्स में जितनी बॉडी है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना। और दिस अट्रैक्शन फोर्स, यानी दिस अट्रैक्शन कह लीजिए, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को उन्होंने क्या कहा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल, ठीक है ना। बॉडीज़ के बीच जो अट्रैक्शन बन रहा है, वनली अट्रैक्शन, उन्होंने उसको क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अगर अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी बॉडी को, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मतलब अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है ना। अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्या कहते हैं? हाँ, अर्थ के अट्रैक्शन को उन्होंने क्या नाम दिया? ग्रेविटी दिया, ठीक है ना। तो जैसे ये मैंने मार्कर ऊपर तरफ फेंका, ये नीचे आया, ऊपर फेंका नीचे आया, ऊपर फेंका नीचे आया। तो नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ इसे खींच रही है। तो अर्थ का जो अट्रैक्शन है उसका नाम क्या रखा गया? ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स है, और इस फोर्स के कारण इस बॉडी में मास भी है, तो एक एक्सेलरेशन भी आएगा, क्योंकि इसमें जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यू क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है। भाई जैसे जैसे अर्थ के नज़दीक आओगे, अर्थ अपने आप खींचती चली जाएगी आपको। आप अर्थ से ज़्यादा दूर रहोगे तो क्या होगा? कम फोर्स लगा पाएगी। जितना दूर रहोगे फोर्स धीरे धीरे क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। आप ऊपर से नीचे आओगे, ऐसे आते रहोगे, आप पर फोर्स इंक्रीज़ करता जाएगा। फोर्स इंक्रीज़ करने से क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज़ करती रहेगी, और वेलोसिटी इंक्रीज़ करती रहेगी तो इसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। उस एक्सेलरेशन का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो इसी अट्रैक्शन फोर्स के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं? तो अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये नोट कर लिया आप लोगों ने इतनी बातें?
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ? इन्होंने एक अजम्पशन दिया। क्या दिया? अजम्पशन। अजम्पशन में इन्होंने 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए। क्या? पॉइंट मास कह लीजिए। पॉइंट मास का मतलब पॉइंट जैसा नहीं, पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। ये सन और अर्थ आपस में, ये भी क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। सन अर्थ कह लीजिए और मून भी क्या है? आपस में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और एक दूसरी ऑब्जेक्ट है यहाँ। ये ऑब्जेक्ट की जो साइज है, ऑब्जेक्ट की जो साइज है, बॉडी ए है, बॉडी बी, इसका जो साइज है मतलब रेडियस, इसका रेडियस, इन दोनों को जो मिलाने वाली जो लाइन है, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में साइज कम, बहुत कम हो। डिस्टेंस r मान लेते हैं। अगर इन दोनों बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस r, इस डिस्टेंस से इनकी साइज़ जो है रेडियस बहुत कम हो, तो ये दोनों क्या है? अपने आप में पॉइंट मास है। क्या है? पॉइंट मास। तो अजम्पशन में इन्होंने पहले यही दिया। अजम्पशन में इन्होंने कहा फॉर 2 पॉइंट मास, 2 पॉइंट मास। अच्छा, इसका मास क्या लिया इन्होंने? m1 कहा, इसको कहा m2। अजम्पशन में पॉइंट मास लिया, ठीक है, ये बहुत दूर है। और सेकंड, इनके सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस लिया। तो जो ये बॉडी अट्रैक्ट करते हैं, उन्होंने बताया कि ये बॉडी इनके सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है, इसके अलोंग लगता है। ठीक है ना? तो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस लाइन के क्रॉस। ये फोर्स हमने कितना मान लिया? F। तो इस पर ही फोर्स किधर होगा? इधर ही होगा। जितने फोर्स से ये खींच रही है इसको, उतने ही फोर्स से ये भी खींचेगा इधर ही। मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं सेम फोर्स से। क्लियर? मतलब सन जितने तेजी से अट्रैक्ट किया हुआ है किसको? अर्थ को। अर्थ भी सन को अपनी ओर खींच के रखी है, दोनों एक दूसरे को खींचे हुए हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है? रेवोल्यूशन हो रहा है। क्लियर? तो इनके बीच जो फोर्स लगता है, ये फोर्स वो डायरेक्टली डिपेंड करता है द प्रोडक्ट ऑफ मास पे, और इनवर्सली डिपेंड करता है इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे। क्लियर? यही है यूनिवर्सल लॉ। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। कंबाइंड करेंगे इसे तो कंबाइनिंग above factors are proportional to m1 m2 by r स्क्वायर, इक्वल करेंगे कांस्टेंट लेंगे g m1 m2 by r स्क्वायर। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। यही है यूनिवर्सल लॉ। नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो ये है ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है।
और अब हम अर्थ सरफेस की बात करेंगे। अर्थ सरफेस पर जो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कह लीजिए ग्रेविटी ऑफ अर्थ, है ना। तो हेडिंग लगा दी छोटा सा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ की ग्रेविटी कितनी होगी वो चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अर्थ की ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे सपोज करेंगे आपका ये अर्थ है बढ़िया सा, आपका अर्थ है और इसका ये सेंटर है O। अर्थ का जो रेडियस होता है हम लोग क्या मानते हैं, R मान लेंगे, कैपिटल R ये रेडियस है। अर्थ का मास कैपिटल M, और यहाँ एक अर्थ का सरफेस है। इस सरफेस पे आप हो, मतलब कोई छोटी बॉडी है, इसके कंपेयर में उसकी साइज़ क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। क्या होगी, नेग्लिजिबल। इसका मास कितना है, M। ये इसका सेंटर है। अब इसका जो सेंटर होगा ये पॉइंट क्या होगा, लगभग सेम ही रहेगा, है कि नहीं। अगर इसके सेंटर से इस सेंटर की डिस्टेंस लेंगे तो जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अर्थ क्या कर रही है, इसको अपनी ओर खींच रही है, किसी फोर्स से खींच रही है ना। तो ये फोर्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो बॉडी थोड़ी सी ऊपर है, मान लो यहाँ पे है, तब भी उस बॉडी से सेंटर की डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस अगर यहाँ से लेते हैं वो डिस्टेंस क्या है, इसके रेडियस कंपेयर में बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। तो जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है, मान लो यहाँ तक आई सरफेस तक, तो इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो सरफेस जब पहुँचेगी तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उसमें एक एक्सेलरेशन आ चुका रहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हेन अ बॉडी falls freely under gravity, then an acceleration G is produced। यही प्रोड्यूस होता है बॉडी में, है कि नहीं। अब न्यूटन का सेकेंड वाला लॉ लगा दें। कौन सा लॉ, सेकेंड वाला लॉ, है ना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ अगर अप्लाई करें तो F इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ma, और यहाँ A जो होगा कितना होगा, A हो जाएगा G के बराबर। क्लियर है ना। तो जब यहाँ पे G आएगा तो इस पर एक मास है बॉडी में, तो फोर्स भी अप्लाई होगा। तो वो फोर्स कितना होगा, यहाँ G रखेंगे M इंटू G, यही फोर्स अप्लाई होगा, और यही है ग्रेविटी ऑफ अर्थ। यही क्या है, दिस इज ग्रेविटी ऑफ अर्थ, या अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। नोट कर लीजिए F इक्वल टू mg। तो जो ये आपका ग्रेविटी आया है, ये अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स है। इस अट्रैक्शन फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो यूनिवर्सल लॉ से। मतलब इस अर्थ, ये हमारी क्या है, अर्थ है, प्यारी सी अर्थ। अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी है m, इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल लॉ से भी निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछे इस बॉडी और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये सरफेस पे है बॉडी, तो सरफेस और इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस अर्थ और इस बॉडी के बीच की होगी। क्लियर है भाई। हम कहाँ पे हैं, सरफेस पे हैं। हमारा सेंटर कहाँ पे है, सरफेस पे है कि नहीं। अगर ये बॉडी सरफेस पे है तो इसका सेंटर भी कहाँ पे है, सरफेस पे। तो इसके सेंटर सरफेस से यहाँ सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी वो अर्थ का रेडियस होगा। बोलो होगा। यही रेडियस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का काम करेगा।
दोनों का मास पता है, इसका मास स्मॉल m, इसका मास कैपिटल M। तो हम यूनिवर्सल लॉ अप्लाई करके ये ग्रेविटी फिर से निकाल सकते हैं, है ना। तो चेंज द पैराग्राफ लिखिए, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ वो क्या होगा, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ m1 के प्लेस पे क्या लेंगे हम, स्मॉल m, और m2 के प्लेस पे कैपिटल M लेंगे, और r के प्लेस पे हाँ कैपिटल R। तो जी m कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों फोर्स वही फोर्स है, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स या अर्थ की ग्रेविटी दोनों कह सकते हैं, ठीक है। अगर दो बॉडी में से अट्रैक्टिंग बॉडी क्या हो, हमारा अर्थ हो, हमारा क्या हो, अर्थ हो। दो बॉडी है, उसमें से अट्रैक्टिंग बॉडी अर्थ है, तो अर्थ के अट्रैक्शन को बोलते हैं ग्रेविटी, और ग्रेविटी हम ऐसे निकाल सकते हैं और ऐसे, दोनों एक ही चीज़ है, आपस में इक्वल कर सकते हैं। कर दे इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे,